हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का 22 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका सिंगालीला जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले में एक स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसी से मिलता जुलता जो है आपका एक और राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। तो देखिए, ये जो आपका सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक हाथी अभ्यारण्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है प्रत्येक नागरिक को देश के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में जो है स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को जो है अनुच्छेद 19(1) के तहत जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। और देखिए, अनुच्छेद 19(1) के ए यानी क में जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अधिकार प्रदान किया गया है। 19(1) के बी में जो है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्र होने का जो अधिकार है वो आपका प्रदान किया गया है। 19(1) के सी में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है प्रदान किया गया है। 19(1) के डी में जो है भारत के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। 19(1) के ई में जो है भारत के क्षेत्र में बसने का अधिकार जो है वो प्रदान किया गया है। और 19(1) के जी में जो है व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो आपका प्रदान किया गया। और आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने यानी किसी भी देश में घूमने का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 19(1) के डी के अंतर्गत जो है ये आपका अधिकार दिया गया है। तो 19(1) का डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2022 में, सॉरी यहाँ पर 2022 नहीं 2021 का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था में जो है जीडीपी ये जो है कितने नंबर पर रहा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं 2021 की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है विश्व में ये जो आपका 6वें नंबर पर रहा था। तो 6वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर 2022 की बात कर ले तो देखिए सितंबर 2022 में ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम देश को पछाड़कर जो है भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश जो है वो बन गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अविनाश साबले ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अविनाश साबले है ना, ये जो आपके भारत के कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आपका 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था इंग्लैंड बर्मिंघम में, इन्होंने जो वहाँ से जो है वो रजत पदक जीते थे। और इन्होंने जो मात्र 8 मिनट 11 सेकेंड और 20 मिनट का जो है राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी जो है वो आपका बनाया था। और ये जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है ना, इन्होंने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में जो है ये रिकॉर्ड बनाए थे। तो ये टाइमिंग भी जो आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में 2022 में जो है रजत पदक जीते थे। और ये जो आपके भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट है, जो कि आपके 3000 मीटर में जो है ये आपके स्टीपल चेज में जो है ये आपके माहिर है। तो स्टीपल चेज आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो स्टीपल चेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राम मंदिर के फैसले में 5 जजों में से जो है जनवरी 2023 में कौन से मुस्लिम जज जो है वो आपके रिटायर हुए हैं। तो देखिए, जो आपका अयोध्या के राम मंदिर में 5 जज जो आपके नियुक्त किए गए थे फैसले के आधार पर, उसमें जो जनवरी 2023 में जो है ये जो आपके सैयद अब्दुल नज़ीर जो कि मुसलमान जज थे, और ये जो है जनवरी 2023 में जो ये आपके रिटायर हुए हैं। तो सैयद अब्दुल नज़ीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके सैयद अब्दुल नज़ीर है ना, ये आपके 12 फरवरी 2023 को जो है इन्हें आंध्र प्रदेश के जो है 24वें राज्यपाल के रूप में जो वो नियुक्त किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्रिया नृत्य ये जो है कौन से दिशा में पड़ता है। यहाँ पर जो राज्य नहीं पूछा गया था कि सत्रिया नृत्य जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ये नहीं पूछा गया था, कौन से दिशा में पड़ता है ये पूछा गया था। तो देखिए अगर सत्रिया नृत्य की बात कर ले तो देखिए सत्रिया जो है एक नृत्य नाट्य जो है आपका प्रदर्शन कला है जिसकी उत्पत्ति जो है असम के कृष्ण केंद्रित वैष्णववाद मठ में जो है इसका जो है उत्पत्ति किया गया था। और देखिए सत्रिया नृत्य का जो श्रेय है ना ये 15वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के विद्वान और श्रीमंत शंकरदेव नामक संत को जो है वो दिया जाता। यानी सत्रिया नृत्य की जो खोज है वो किसने की थी। तो देखिए सत्रिया नृत्य की जो खोज है ना ये आपका श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था तो ये आपका 15वीं शताब्दी में जो इसकी खोज की गई थी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य को जो है 2000 ईस्वी में भारत के संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो है ये आपका मान्यता भी जो है वो आपका दिया गया। और वहीं अगर प्रश्न की बात कर ले तो सत्रिया नृत्य कौन से दिशा में पड़ता है। तो देखिए सत्रिया नृत्य जो है ये आपका असम के पूर्वोत्तर भारत के जो है वैष्णव मठों में आता है। तो पूर्वोत्तर भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछ ले कि सत्रिया नृत्य किस राज्य का जो शास्त्रीय नृत्य है तो ये आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और वर्तमान में जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में भी आप जान लीजिए, जैसे कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली की बात कर ले तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कथक की बात कर ले तो ये आपका उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का है। और ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की ये जो जीवनी है ना ये किस मुगल बादशाह की बेटी ने लिखा था। तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जीवनी है ना ये आपका जहांआरा बेगम साहिब ने लिखा था। और ये जो आपका जहांआरा बेगम साहिब थी ना ये शाहजहां और मुमताज महल की जो है ये आपका सबसे बड़ी बेटी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो जीवनी लिखा गया था इसका जो शीर्षक रहा था ना वो आपका मुनीस अल अरवा रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जहांआरा बेगम साहिब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजा राव इंद्रजीत सिंह यादव लोकसभा सांसद ये जो है किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए राजा राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले तो ये आपके 17वीं लोकसभा के जो है वो सदस्य हैं। और लोकसभा को जो वो आपका निचला सदन भी कहा जाता है। और ये आपके हरियाणा में गुरुग्राम का जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो आपके भारतीय जनता पार्टी के जो है वो सदस्य हैं। तो बीजेपी पार्टी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है ये कौन सा रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जो जनगणना हुई थी ना ये आपका 15वीं जनगणना रहा था। और स्वतंत्रता के बाद ये जो आपका 7वीं जनगणना रहा था। और जो पहला जनगणना हुआ था ये आपका कब हुआ था तो ये आपका 1872 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2011 की जनगणना में सबसे कम जो जनसंख्या वाला राज्य रहा था ना ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आप बता दूं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य रहा था। उसके बाद दूसरे स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। उसके बाद तीसरे स्थान पे जो है आपका बिहार राज्य रहा था। और चौथे स्थान पे जो आपका पश्चिम बंगाल राज्य रहा था। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो राज्य रहा था वो आपका गोवा राज्य रहा था। वहीं अगर सबसे बड़े राज्य की पूछा जाए तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य रहा था वो आपका राजस्थान राज्य रहा था। वहीं अगर बात कर ले 2011 की जनगणना में सबसे ज्यादा साक्षरता दर ये जो किस राज्य का रहा था। तो देखिए सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है ना ये केरल राज्य का रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ना ये आपका 94% रहा था। और सबसे कम जो साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट वाला जो राज्य रहा था वो आपका बिहार राज्य रहा था। वहीं अगर लिंगानुपात की बात कर ले तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो लिंगानुपात है ना ये आपका केरल राज्य का रहा था। और सबसे कम जो लिंगानुपात है ये आपका हरियाणा राज्य का रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रतिशत है ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो आपका प्रतिशत रहा था वो 8.6% रहा था। तो 8.6% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुसूचित जाति की बात कर ले यानी शेड्यूल्ड कास्ट का जो आपका प्रतिशत रहा था वो आपका 16.6% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हड़प्पा सभ्यता का ये जो पुरातात्विक स्थल जो धौलावीरा है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका धौलावीरा है ना, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2021 में जो है धौलावीरा को जो है ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है वो घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के अन्य पुरातात्विक स्थल की बात कर ले, जैसे कि लोथल भी जो आपका ये गुजरात राज्य में स्थित है। कालीबंगन की बात कर ले तो ये आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। आलमगीरपुर के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राखीगढ़ी की बात कर ले तो ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आमतौर पर लाइफ राफ्ट जैकेट को फुलाने के लिए जो है किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए लाइफ राफ्ट जैकेट को फुलाने के लिए जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है प्रयोग किया जाता है। तो CO2 गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ईसाई धर्म का भारतीयों से संबंध ये जो है कब स्थापित हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा माना जाता है कि भारत में ईसाई धर्म की जो शुरुआत है ना, ये केरल के तटीय नगर क्रांगनूर में जो है इसका जो है आपका जो शुरुआत है वो किया गया था। और ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्यों में से एक जो आपके सेंट थॉमस जो थे, ये आपके 52 AD में केरल के जो है कोडुनगलूर में जो है ये आपके आए थे। और इसी समय से जो है भारत के साथ जो है ईसाई धर्म का जो संबंध है वो आपका स्थापित किया गया था। तो 52 AD आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1962 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे। तो देखिए आपके 1962 में जो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर थे ना, ये आपके मोरारजी देसाई थे। तो मोरारजी देसाई आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान के बीकानेर में, यहाँ पर बीकानेर कर लीजिएगा, बीकानेर में हाल ही में 1100 मेगावाट का जो है बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना का जो वर्चुअल आधारशिला यानी उद्घाटन जो है ये किसने किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है बीकानेर में 1100 मेगावाट का जो है सौर ऊर्जा परियोजना की जो वर्चुअल आधारशिला है वो रखी गई है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से पैरीफोरा संघ से संबंधित जो है वो कौन सा नहीं है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पॉरीफेरा संघ से संबंधित जो आपके हैं वो आपके साइकोन है, यूप्लेक्टेला है और अस्पंजिला, ये सब जो आपके पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो नहीं पूछा गया था। बात कर ले अगर सिलेंट्रा संघ के बारे में पूछा जाए तो देखिए सिलेंट्रा संघ में जो है आपके हाइड्रा, समुद्री एनीमोन और जेलीफिश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि MSME अवार्ड में ये जो है कितनी पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान की जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि MSME में जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो आपका पुरस्कार राशि जो है वो प्रदान किया जाता है। और देखिए MSME अवार्ड के तहत जो आपका मिनिमम जो आपका राशि प्रदान किया जाता है वो आपका 1 लाख जो है वो प्रदान किया जाता है। और मैक्सिमम की बात कर ले तो ये आपका 3 लाख के मध्य जो है ये आपका पुरस्कार राशि दी जाती है। तो 1 से 3 लाख के मध्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में जो है इसमें जो प्रथम पुरस्कार से जो है ना ये आपका ओडिशा सरकार को जो वो सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता जो ये किस पार्टी से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लंबे समय तक सेवा करने वाले ये जो आपके लोकसभा सदस्य इंद्रजीत गुप्ता है ना, ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लोकसभा के जो सदस्य है ना, ये आपके 11 बार जो है वो चुने गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा बार जो वो चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की जो स्थापना है ना, ये किस एक्ट यानी अधिनियम के तहत हुआ था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की जो स्थापना है ना, ये आपका सिडबी अधिनियम 1989 के तहत जो है ये आपका हुआ था। तो सिडबी अधिनियम 1989 आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछ ले कि सिडबी की स्थापना ये जो है कब हुई थी, ये तो आपका अधिनियम हो गया। सिडबी की स्थापना की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सिडबी की जो स्थापना है ना, ये आपका 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। और इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता प्रभा अत्रे ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में टोटल 128 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें 4 जनों को जो है पद्म विभूषण, 17 जनों को जो है पद्म भूषण और 107 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। और देखिए पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता 2022 में प्रभा अत्रे जो है ये आपका कला के क्षेत्र से संबंधित है। तो कला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि प्रभा अत्रे ये जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपका किराना घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंडित जसराज इनका जो संबंध है ना, ये किस घराने से है। तो देखिए पंडित जसराज का जो संबंध है ना, ये आपका मेवाती घराने से है। तो मेवाती घराना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इसके अंतर्गत जो है राज्यों को 50 साल तक ब्याज मुक्त कितना बजट जो है वो आवंटित किया गया है। तो देखिए आपका जो अप्रैल 2022 में जो आपका बजट आवंटित किया गया था, इसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत राज्यों को जो है 50 साल तक ब्याज मुक्त जो है ये आपका 1 लाख करोड़ रुपए का जो है वो आवंटन किया गया है। तो 1 लाख करोड़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत जो है सभी 28 राज्यों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की लगभग जो है 190 परियोजनाएं भी जो है वो प्रस्तुत की गई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आप लोग अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो है आपका पूजनीय का विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए पूजनीय के अगर विलोम शब्द की बात कर ले तो पूजनीय का जो विलोम शब्द होता है वो आपका निंदनीय होता है। इसके अलावा 5 प्रश्न जो आपके गाद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद आपका पूछा गया था कि निम्न में से अधिकरण कारक जो है ये कौन सा है। एक जो आपका प्रवाचित शब्द से पूछा गया था। 2 जो आपके काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे कि निम्न में से कौन सा जो है वर्तमान काल कौन सा है और संदिग्ध वर्तमान काल इनमें से जो है कौन सा, ये काल से जो आपका संबंधित प्रश्न पूछा गया था। और 9 प्रश्न जो आपके लगभग वाक्य शुद्ध या फिर अशुद्ध से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। 3 से 4 प्रश्न जो है आपके मुहावरे और लोकोक्ति से जो है आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो ये आपके हिंदी के जो है इस पोर्शन से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।